जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज। खबरों की दुनिया का नया बाजीगर ईशक पंडित। नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। और आज हमारे साथ में मेहमान हैं आनंद पटेल जी, जो पर्यावरण मित्र भी हैं, और हमारे साथ में है रूपाली अल्फ्रेड जी, जो वो भी पर्यावरण मित्र हैं, और करुणा रघुवंशी जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइव डिबेट विद केशव पंडित में। आनंद पटेल साहब, थैंक यू जी। रूपाली अल्फ्रेड जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है लाइव डिबेट में। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच जी। करुणा रघुवंशी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है लाइव डिबेट में। धन्यवाद सर। आज हम फिर से एक बार चर्चा करने जा रहे हैं पर्यावरण पर। जी हाँ, बक्सोहा के जंगलों पर भी, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले उन जंगलों पर चर्चा की थी कि सरकारों को क्या सबक लेने की जरूरत नहीं है, क्या वक्त नहीं आ गया है कि अब सबक लेने की जरूरत है कि जंगल जितने कटते हैं उससे ज्यादा लगाए जाने चाहिए, और जो परमिशनें दी हैं उनको तत्काल जो है निरस्त भी किया जाना चाहिए। क्या फिर से चिपको आंदोलन शुरू करने की जरूरत है? क्या सरकारों को ये सोचना नहीं चाहिए, इन विषयों पर गंभीर नहीं होना चाहिए? आनंद पटेल साहब, सबसे पहले मैं आपसे ही सवाल ये जानना चाहता हूं कि जो बक्सोहा के जंगल हैं उन पर सरकार ने क्या पीछे हटना मुनासिब समझा है, या फिर वो अभी टस से मस नहीं हुए हैं? देखिए, अभी बक्सवाहा को लेके हम एक जन आंदोलन चला रहे हैं, बड़े रूप में चला रहे हैं, और अभी सरकार की कोई प्रतिक्रिया तो इस तरह से देखने को नहीं मिली है, क्योंकि हम लोगों ने हालांकि पूरे भारत के सभी राज्यों से, इवन कि नेपाल, रूपाली अल्फ्रेड नाइजीरिया। जी, मुझे लगता है कि आपको बीच में नहीं जाना चाहिए इस तरीके से डिबेट से, और इस तरीके से आप वीडियो नहीं आप बंद कर सकती हैं, इस समय लाइव चल रहा है। जी जी, बताइए आनंद पटेल साहब। तो देखिए, अभी सरकार की तरफ से तो किसी तरह का कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन ये है कि अभी थोड़ा हलचल तो दिख रही है सभी जगह, क्योंकि पूरा मीडिया एडवोकेसी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये सारी चीजें अभी प्रसारित हो रही हैं। ट्विटर के माध्यम से भी कैंपेन चलाया है, तो कहीं ना कहीं तो बात सरकार की कानों तक पहुंची है। जी। तो सरकार इतना विलंब क्यों कर रही है? इस पर सोचने के लिए वो तो तत्काल उसको जो है कर सकती है, क्योंकि उसके हाथ में ही है। उससे ऊपर, सरकार से ऊपर कौन है? हाँ, सरकार के हाथ में तो है, लेकिन अभी इसके कुछ क्लियरेंसेस, अभी ऐसा सुनने को पता चला है कि कुछ इसके जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस अभी लास्ट फेज वाले इसके लिए अभी रह गए हैं, इसलिए जो लीगल प्रोसेस है उसके लिए अभी थोड़ा सा इसके ऊपर अभी सरकार काम कर रही है। करुणा रघुवंशी जी, आपसे ये जानना चाहता हूं कि अमेरिका जैसे बड़े शक्तिशाली देश में पर्यावरण को सबसे ऊपर रखा जाता है, सर्वोपरि माना जाता है, और वहीं अपने देश हिंदुस्तान में, जहां संस्कृति में हम अपने वृक्षों को देवता मानते हैं, यहाँ तक कि बहुत कुछ हमने देखा है और शास्त्रों में भी निहित है, तो क्या हम वृक्षों को जो पूजने वाले लोग हैं और हम ही वृक्षों को साफ कर रहे हैं, हम ही उनको काटे जा रहे हैं, क्या हमें जागरूक होने की जरूरत नहीं? क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार या फिर उन माफियाओं की है जो लगातार जो है इसमें इन्वॉल्व हैं और लगातार वो वृक्षों को कटवा रहे हैं? वो तो पर्यावरण को समझेंगे, लेकिन उसके लिए शायद देर हो चुकी होगी। क्या उससे पहले हमें जागरूक होने की जरूरत नहीं और आगे आना नहीं चाहिए? सर, आगे तो सबको आना चाहिए, और मैंने कल भी मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें यही कहा था मैंने कि ये जो नियम, कायदे, कानून है ना, इससे कुछ भी नहीं होने वाला जब तक व्यक्ति को इसके प्रति आस्था नहीं रखनी पड़ेगी, पर्यावरण के प्रति। ये हमको वृक्षों को पूज्य मानना है, पशु पक्षियों को, नदियों को, इनको सबको जीवित मानना चाहिए, बल्कि ये जीवित है, मानना नहीं चाहिए, जीवित ही होते हैं। तो हमको एक आस्था लेनी पड़ेगी, और एक जो अंधाधुंध विकास की दौड़ हो रही है कि पैसे कमाना है, पैसे कमाना है, उसको हटाना पड़ेगा सर। नहीं तो सरकार भी प्रयास करती है, हमने देखा है। हम पूरे समय में सरकार को ही ब्लेम ना करें, क्योंकि सरकार भी प्रयास करती है, लेकिन वो ईमानदार प्रयास नहीं होते हैं। और माफिया तो वो, उनका तो कोई आत्मा होती नहीं, इसलिए हम उनसे तो कोई उम्मीद ना ही करें तो बेटर है। लेकिन इसमें हर व्यक्ति को, और अब तो कोरोना के समय तो अब बिल्कुल ही समझ जाना चाहिए कि वाकई में वृक्ष देवता ही है,
क्योंकि उन्होंने ही वही जीवन दे रहे हैं जिस जीवन के लिए हम लोग, जिस पैसों के लिए हम पीछे घूमते हैं, उनके सब कुछ करते हैं उल्टा सीधा काम। तो उन वृक्षों को तो बिल्कुल पूज्य मानना ही पड़ेगा सर। और अमेरिका या कोई भी जो भी डेवलप्ड कंट्री है, उसमें सबसे ऊपर पर्यावरण ही है, बल्कि वो छोटी-छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं अपने, इवन की टॉर्टोइस है या फिर पीकॉक है, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं वो, इसीलिए उनका नदियाँ भी देखिए इतनी साफ है, जबकि वो नदियों को नदी मानते हैं, हम तो नदियों को माता मानते हैं। तो ये सब कुछ, मैं तो इसका एक ही सॉल्यूशन है सर, मैं 20 साल से पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रही हूँ, कि सिर्फ इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हम इन सब से अपनी आस्था को जोड़ें और बिल्कुल अपना जो मूल मंत्र है हमारी धर्म की आत्मा, कि ये वो किसी भी चीज को हम दर्द ना पहुंचाए। ये सॉल्यूशन तो सिर्फ मुझे यही समझ आता है सर, बाकी तो कुछ भी मुझे समझ नहीं आता इसका सॉल्यूशन। रूपाली अल्फ्रेड जी, जहाँ एक तरफ प्राण वायु के कारण जी सर। कोई अपना पति खो रहा है, कोई अपना पुत्र खो रहा है, कोई अपनी बेटी खो रहा है और कोई अपना पिता खो रहा है, तो ऐसे में भी क्या ये टैग हटाना जरूरी नहीं है जनता के लिए कि हम नहीं सुधरेंगे या हम जागरूक नहीं होंगे? हमें कितना जागरूक होने की और करने की जरूरत है कि हमें अभी भी, अगर हम वक्त रखते, अभी भी नहीं संभल पाए, अभी भी नहीं समझ पाए, अभी भी हम रजाई के अंदर मुंह डाल करके सिर्फ फटाफट टाइपिंग ही करते रहेंगे, नहीं जी लाइक आप करते रहिए, आप ये शेयर करिए, नहीं तो सुबह उठ करके आप ये हनुमान जी का आज दिन है मंगलवार, और अगर आपने इसको शेयर नहीं किया तो सुबह आपको जो है ये चीज सुनने को मिलेगी, अगर आपने शेयर कर दिया तो आपको खुशखबरी सुनने को मिलेगी जी। तो दूसरे धर्म वाले भी इसी तरीके से करते हैं। तो क्या सिर्फ इसी चीज को शेयर किया जाना चाहिए? क्या पर्यावरण पर कभी भी एक चैप्टर क्या किसी को पढ़ाया नहीं जाना चाहिए? क्या हम कब तक इतिहास को पढ़ते रहेंगे? चीजों को हमें पढ़ना भी चाहिए, हालांकि भूलना नहीं चाहिए, लेकिन हर चैप्टर में पर्यावरण साथ में क्यों नहीं सबमिट किया जाना चाहिए? और जो हमने देखा भी है कि कोरोना काल में हमें देखने को मिल रहा है, सुबह से शाम तक खान सर पर डिबेट होती है, सुबह से शाम तक लाला रामदेव पर डिबेट होती है, ठीक है, किसी के बिजनेस पर डिबेट है तो कहीं ऑक्सीजन पर डिबेट है, हालांकि तमाम चीजों पर होनी चाहिए, लेकिन क्या 24 घंटों में हम 10 मिनट पर्यावरण के लिए नहीं निकाल सकते हैं टेलीविजन चैनलों पर? या फिर तमाम हम अपने जीवन में 10 मिनट तो दे ही सकते हैं? नहीं दे सकते हैं रूपाली जी? जी सर, मैं यही बोलना चाहूंगी कि अपना सोशल मीडिया का यूज है वो किस तरह अच्छे से कर सकते हैं, ये हम सबको पर्सनली सोचना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया हम खुद के फोटोज डालेंगे या जो कुछ चल रहा है उसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उससे ज्यादा अभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसा कि आपने बोला कईयों ने अपने फैमिली मेंबर्स खो दिए, ये सबसे बड़ा लॉस है, किसी फैमिली के लिए, किसी इंसान के लिए अपने को खो देना। तो वो खोया है, उस पर सिर्फ हम दुख करते बैठे या क्यों हो गया, इसके बारे में सोचे। तो अभी हम ये जो जंगल का जो चल रहा है, तो सब अभी बाहर देश से हम ऑक्सीजन मंगा रहे, इसके बजाय हम खुद से जो ट्राई करें, तो ये कितना इजी है, जो वृक्ष हमें मुफ्त में दे रहे हैं ऑक्सीजन, उसके लिए आप बाहर देशों से मंगा रहे हैं, और ये सब जो चल रहा है, तो बेसिक जो है कि जो अभी पेड़ नष्ट हो रहे हैं, वही सारी चीजों का कारण है, ये लोगों को समझना चाहिए। और ये समझता भी है लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हम लोग। तो शुरुआत जो आनंद है पटेल हमें साहब खुद जो से सेल्फी करनी का, चाहिए। जी 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 बोलिए जी। आनंद पटेल तो साहब, वही मैं सेल्फी कहना का चाहूंगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी को सेल्फी नहीं लेनी चाहिए, हालांकि मुझे लगता है कि जीवन में उन लोगों के साथ में बाद में भी सेल्फी ले लेंगे अगर हम जीवित रहेंगे तो। और हमने ये चीज देखी भी और महसूस भी की, अपनों को जाते हुए देखा है, अपनों को खोते हुए देखा है हमने, और खुद को भी, लोगों को टूटते और रोते हुए भी देखा है। तो क्या ये संभव नहीं कि लोग उसी मोबाइल से सेल्फी वृक्षों के साथ में खींचें और डालें, एक वृक्ष लगाएं और कहें कि नहीं हमने लगाया हुआ है वृक्ष? क्या ये लोग नहीं जागरूक इस तरीके से हो सकते हैं? क्या फोटो नहीं डाल सकते? मैंने कब मना किया है कि आप फोटो नहीं डालिए? फोटो डालिए। और अच्छा है कि आपकी फोटो में अगर आप वृक्ष के साथ में आते हैं कि हमने एक पौधा लगाया, किसी को रोते हुए देखा, क्या हम सिर्फ फिल्में देख करके ही इमोशनल होने वाले लोग रह गए हैं? आनंद पटेल साहब, आप तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही हमारी। हाँ सर, करुणा जी। हाँ जी, आपने सर बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली मैं सेल्फी को सेल्फिश के रूप में देखूंगा, क्योंकि सेल्फी को यदि सेल्फिश के रूप में देखेंगे तो इंसान खुद सेल्फिश हो गया है, और जी मोबाइल से या इससे अपना खुद का फोटो ही खींच रहा है। क्योंकि जी हमें जागरूकता फैलाना है, जैसा आपने बताया है कि यदि हम मोबाइल के द्वारा यदि पेड़ के पास खड़े होकर यदि हम फोटो खींचते हैं या यदि पौधारोपण करते हैं,
उसका फोटो खींचते हैं और उसको स्प्रेड पूरा करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, तो कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता होगी। तो यह बहुत जरूरी है। क्या हर वर्ष लोग जो है जितने हमें लगता है कि जितने भी नेता हैं, अभिनेता हैं, तमाम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और तमाम वो लोग हैं जिनसे हम हर रोज प्रेरणा लेते हैं, उनसे सीख तो देखते हैं कि आज उनका ट्वीट क्यों नहीं आया, परेशान हो जाते हैं। तो हमने इन लोगों को कभी ऐसा नहीं देखा कि पर्यावरण के बारे में सिर्फ उतना ही बोलते हैं, अगर इनको पैसे दिए तो ही बोलेंगे। वो भी जितने समय के लिए दिए हैं उतना ही टाइम फिक्स होता है कि आपने पर सेकंड का हिसाब देते हैं। तो क्या कभी इनको ऐसे नहीं आना चाहिए कि नहीं हम इस तरीके से भी जागरूक करें अपने ट्विटर पर आकर के, नहीं पैसे लेकर के ही टेलीविजन पर दिखाएंगे, ये जरूरी है क्या? करुणा रघुवंशी जी। सर अगर कोई पर्यावरण प्रेमी ऐसा करता है तो वो तो एक ना सबसे बड़ा क्राइम करता है, क्योंकि अगर उस पे एक टैग लगाए कि वो पर्यावरण प्रेमी है तो उसके लाखों लोग उसको फॉलो करते हैं। तो उसको तो ये करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो या तो फिर उसकी आत्मा मर चुकी होती है कि वो पैसे लेके पर्यावरण पे बोल रहा है और उतना ही बोल रहा है। तो ये तो उसको करना ही नहीं चाहिए। उसको कुछ समझना चाहिए कि जिस चीज की वजह से मेरी उपलब्धियां है या मेरे फैन फॉलोइंग है, तो वो मुझसे क्या सीखेंगे। तो ये तो बिल्कुल सरासर क्राइम है सर, ये तो करना ही नहीं चाहिए। और जितने भी पर्यावरण प्रेमी है जिन्होंने अपने ऊपर टैग लगा रखा है, वो टैग वैसे नहीं लगता सर, वो बहुत मेहनत करते हैं तब लगता है, भले ही वो बाद में उपभोक्तावादी हो जाते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति पे तभी टैग लगता है सर जिस उनकी बहुत तपस्या होती है, तब उनको पर्यावरणविद कहा जाता है। लेकिन अगर वो तपस्या करने के बाद उसकी कीमत लेने लगे तो फिर माफियाओं में और उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो जितने भी पर्यावरण प्रेमी है, वैसे जनरली मैं जिनको जानती हूँ, चाहे बाबा आमटे जी हो या राजेंद्र कुमार जी हो जो जल पुरुष है, मेधा ताई हो, तो ये तो बहुत ही मतलब अन्ना हजारे जी है, ये तो सर त्याग की साक्षात प्रतिमूर्ति है, मैं जितने को जानती हूँ। और मेरे नजर में तो ऐसा पर्यावरणविद अभी तक आए हैं बहुत सारे, लेकिन वो निचले स्तर के, और ऐसे पर्यावरणविद कभी आए नहीं जो बड़े स्तर के हैं और वो पर्यावरण के मामले में पैसे लेके कुछ करते हो, क्योंकि या हो सकता मेरी खुशनसीबी है कि मैं ऐसे लोगों से मतलब मिली ही नहीं, कभी अच्छे लोगों से मिली हूँ। लेकिन अगर आपके नॉलेज में है सर, तो आप तो बहुत सारे लोगों का डिबेट लेते हैं, तो अगर वो ऐसा करते हैं ना तो बिल्कुल ही मैं क्या कहूँ कि वो बहुत बड़ा क्राइम करते हैं, क्योंकि जिन बेजुबानों का कोई नहीं है, वृक्षों का, पक्षियों का, वो उनकी तरफ देखते हैं, तो उन बेजुबानों के प्रति तो कम से कम उनको तो छोड़ देना चाहिए कि हम उनकी आवाज बने, उनके हक की लड़ाई लड़े। क्योंकि उन बेजुबानों का ईश्वर के अलावा कोई नहीं है, तो उनके प्रति तो कम से कम दर्द महसूस, उन्हें पर्यावरणविदों को नहीं, सरकारों को भी और हर मनुष्य को उन बेजुबानों के प्रति दर्द महसूस करना चाहिए, तो उनकी दुआ मिलेगी हम लोगों को। और ऐसा कोई करता है तो मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूंगी, यदि कर भी रहे हैं तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अब भी बंद कर दीजिए, क्योंकि ऊपर कुछ भी लेके नहीं जाना है, कफन में जेब नहीं होते, ये हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए। ये चैनल आपका ही मंच है, आप इस पर आप जो भी आप कहना चाहें आप कह सकती हैं और इस पर हम लगातार आप सभी लोगों को जो है जोड़ेंगे भी। तो जी शास्त्रों ने हमें सिखाया है कि अगर हम ईश्वर से प्रेम करना चाहते हैं तो हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, ईश्वर की बनाई हुई चीजों से हमें प्रेम करना चाहिए। तो ईश्वर को एहसास हो जाएगा कि आप उससे कितना प्रेम करते हैं, और प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम होता है और प्रेम अपने आप ही हो जाता है। तो अगर आप किसी को समय देंगे तो प्रेम हो ही जाएगा, लेकिन अगर आप समय ही नहीं देंगे, अगर आप 4 पौधे लगाएंगे तभी तो उस वृक्ष से प्रेम होगा ना आपको। आप उस पौधे को लगाएंगे ही नहीं, नहीं जी हमें तो प्रकृति से प्रेम ही नहीं है, जबरदस्ती कैसे करें? प्रेम तो तब होगा जब आप वृक्ष लगाएंगे, 4 बार उसको आप देखेंगे, 4 बार आप उसको पानी देकर के तो देखिए, 5वीं बार आप स्वयं उठ करके जाएंगे और आप उसको देखेंगे कहीं मुरझा तो नहीं गया, कहीं ये चल क्यों नहीं रहा है, प्रॉब्लम क्या है इसमें, कहीं ऐसी दिक्कत तो नहीं है। अरे गूगल पे आप अन्य चीजों के लिए खोजते हैं तो आप उसके लिए भी खोजेंगे और ये देखेंगे कि ये आखिर क्यों मुरझा रहा है, इसको फिर उठाया भी जीवंत भी किया जा सकता है अथवा नहीं। तो प्रेम करने के लिए अगर हम ढूंढे तो विषय भी बहुत सारे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो उनके लिए हमें कहीं ना कहीं चीजें खोजनी पड़ती हैं, समय निकालना पड़ता है, हमें उन्हें समझना पड़ता है कि हम आखिर इनसे कैसे जुड़ सकते हैं। जब हम उनके टच में ही नहीं रहेंगे तो हम उन्हें समझेंगे नहीं, हम उनसे कैसे प्रेम कर सकते हैं। जैसे जगदीश चंद्र बसु जी ने बताया कि वृक्षों में जीवन है, वृक्ष बोलते हैं। पहली बात, लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, हालांकि उन्होंने बाद में जब ये साबित कर दिया तो आज भी मेडिकल साइंस इस चीज को मानती है कि वृक्ष बोलते हैं, उसके बाद से हम लोगों ने, लेकिन शास्त्रों ने तो लाखों वर्ष पहले ही बोल दिया था कि चाहे वृक्ष हो, चाहे प्राणी हो, चाहे इस प्रकृति से प्रेम ही करना चाहिए, इसको हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते।
और आनंद पटेल साहब, मेरा ये मानना है कि हम अंधविश्वास से ही भले सही, लेकिन कम से कम गांव घर में लोग पेड़ काटते तो नहीं थे, बचे थे। जब से गूगल आया है, जब से हम डिजिटल हुए हैं और हमने ईश्वर से आस्था खत्म कर दी, नहीं ईश्वर नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। दूसरी चीज है, शास्त्रों में जो भी है तो अंधविश्वास है। वृक्षों में भला भगवान कैसे हो सकता है? लेकिन भगवान का शास्त्रों ने वर्णन जो किया है उसको लोगों ने शायद पढ़ा नहीं कि प्राणवायु है उसमें, जो प्राणवायु है वही तो ईश्वर है। इसको शायद अगर समय रहते समझ गए होते तो ये दिक्कतें नहीं झेलनी पड़ती। और बक्सोहा का जो जंगल काट रहे हैं उस पर फिर से मैं यही कहूंगा कि सभी सरकारों को आ जाना चाहिए, विपक्ष को आ जाना चाहिए, एक साथ खड़े होने की जरूरत है कि अभी तो समझो, अभी नहीं तो आप आखिर कब समझेंगे? आनंद पटेल साहब। ये आपने सर बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि जनप्रतिनिधियां हमारे मतलब समाज के एक बहुत ही अच्छे लोग जिनको हम मानते हैं, और इनकी जिम्मेदारी भी बनती है क्योंकि ये पूरे जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि उनकी सोच इस तरह की संकीर्ण सोच यदि रहती है, कहते हैं ना यथो राजा तथो प्रजा, यदि राजा का जिस तरह की नीति रहती है उस तरह प्रजा में सारी चीजें होती हैं। तो यदि जी प्रजा चाह रही है कि अच्छी चीज होना चाहिए तो इनको थोड़ा सा ध्यान देना बहुत जरूरी है। और मेरा तो कहना यही है कि जो जब भी यदि जनप्रतिनिधि किसी चुनाव में खड़ा होता है, उसके मैनिफेस्टो में यदि एनवायरनमेंट को लेकर यदि कोई प्राथमिकता नहीं है तो हम कभी भी उसके पक्ष में नहीं रहेंगे। और मेरा एक एक सुझाव और है कि सर जितना भी अभी जो बक्सवाहा का जंगल है, अभी ये कटने की बात चल रही है, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं बिल्कुल सुप्त पड़े हुए हैं वहाँ पर। उनकी कोई, जी जैसे कहते हैं ना मेढक जो रहता है गर्मी के टाइम में चला जाता है अंदर, उनका कोई भी रिएक्शन नहीं है। जैसे जी उनको एकदम बिल्कुल घोड़े की तरह पूरा वो बांध दिया है आंखों पे कि आपको तो सिर्फ सरकार से ये आदेश मिल गया है कि भाई जंगल कटना है, आप पूरी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराइए, सारे सरकार को जो क्लियरेंसेज है उनको आसानी से लोकल स्तर पर होने दीजिए। तो आनंद हमें पटेल उन साहब, एक लोगों छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद ही हम जुड़ते हैं क्योंकि वक्त हो चला है ब्रेक का। एक ब्रेक के बाद में हम जुड़ते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सलोनी, इतने दाग धुल जाएंगे। और कीटाणु का क्या? मासी ऐसा गुस्सा करेंगी मम्मा। आज दाग के साथ कीटाणु हटाना भी जरूरी है। नया फेना जर्म क्लीन, जो सिर्फ दाग नहीं हटाए 99% तक कीटाणु भी। ये लैब से प्रमाणित है, इसलिए फेना ही लेना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रूपाली जी, लोग कहते हैं कि जो सच्चाई है वो वास्तविक में लोगों से जो मैं बातचीत करता हूं और लोगों को मैंने देखा है, तो वो ये कहते हैं कि ये जो पर्यावरण के लिए समय निकाल रहे हैं तो टाइम पास लोग हैं, इनके पास समय बहुत ज्यादा है, काम करने को कुछ है नहीं तो पर्यावरण के लिए समय निकाल रहे हैं। और नहीं तो जिसके पास टाइम होता है उसके पास आखिर इतना टाइम कहाँ है इन सब चीजों के लिए? लोग जो पेड़ लगा रहे हैं उनको किसने रोका है कि पेड़ मत लगाओ? हम तो किसी को नहीं रोकने जाते। और जो अगर लगाना ही है तो दूसरों को ज्ञान क्यों बांट रहे हो? मतलब एक टाइम पास लोग हैं इस तरीके का। तो जब तक हम किसी के प्रति जिम्मेदार और लापरवाह नहीं होते हैं तब तक हम उनको टाइम पास या फिर उनको गैर जिम्मेदार या फिर जिम्मेदार हम तभी समझेंगे। तो हमें ये लगता है कि जो लोग इस प्रकार की जो संकीर्ण मानसिकता वाले लोग हैं उन्हें मेहनत करनी चाहिए। एक किसान ही फसल की कीमत जानता है क्योंकि वो एक साल उसकी सेवा करता है, भले ही उसको उससे लाभ ना हो, जितना भी सही उतना ही निकले, लेकिन वो उसे अपने बच्चे की तरीके से पालता है। जो प्रकृति प्रेमी है, ठीक वो भी उसी तरीके से होती है। वो जैसे हम अपने बच्चों को पालते हैं और हम उनके बीमार होने पर बहुत ही परेशान हो जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनको भी एक बार ये करना चाहिए। मुझे लगता है कि उनको कम से कम अपने जीवन में कुछ नहीं तो एक वृक्ष लगाना चाहिए और उसको एक साल थोड़ा थोड़ा समय अपनी लाइफ में दूसरे तीसरे दिन देना चाहिए। और एक साल के बाद में फिर वो अपना अनुभव साझा कर सकते हैं कि हाँ वो उनको काटने की इच्छा हो रही कि नहीं। और मुझे लगता है कि वो वास्तविक प्रकृति प्रेमी हो जाएंगे, कोई समय नहीं लगेगा। तो इसके लिए हमें अपने बच्चों को शुरुआत से तैयार करना चाहिए, उनसे वृक्ष लगवाने चाहिए, जबकि वो बड़े हों तो साथ के साथ ये बोल सके कि ये हमने बचपन में लगाया था, ये मैं जब 5 साल का था तो मेरे बाबा जी ने वृक्ष दिया था, ये मैं 7 साल का हुआ जी तो ये जो है मेरे मामा ने वृक्ष दिया था, ये मेरे हाथ से लगवाया था, ये मामा के घर पर लगाया। तो क्या ऐसा संभव नहीं है कि हम अपने बच्चों के हाथों से, हम ही प्रकृति प्रेमी हम बन नहीं पाएंगे? क्योंकि जब बड़ा कोई हो जाता है तो उसके बाद में अगर सोचें कि एक जैसे
कोई बढ़ नहीं पाया 3-4 फुट का व्यक्ति अगर 40 साल के बाद में सोचता है कि मैं 7 फुट का इंसान बन जाऊं, 6 फुट का बन जाऊं, 5 फुट का बन जाऊं, तो कैसे संभव है? तो ठीक उसी प्रकार हमें बचपन से ही इनमें डालना पड़ेगा। हम जितने प्रकृति प्रेमी हैं, हम तो हैं, हम समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, हम अन्य श्रेणी में आते हैं। लेकिन हमें लगता है कि अपने बच्चों में जो चीज हमें नहीं है वो चीज बच्चों में डालें, उन्हें सिखाएं, उन्हें प्रेम होगा, वो चीज समझेंगे और बड़े होकर के वास्तविक रूप से प्रेम करेंगे, उन्हें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको उनके संस्कार से ही प्रेम वो चीज मिली होती है। तो रूपाली जी क्या कहेंगी आप इस पर कि ये हमें बच्चों के प्रति जो है अभी से हमें जिम्मेदारी नहीं समझनी चाहिए? आखिर इतने वर्ष बीत गए और बीतते जा रहे हैं बरस दर बरस। जी जी ये तो बिल्कुल सही कहा सर आपने। हमारे बच्चे जो है हमको देख के ही सीखते हैं। तो हम अगर उन्हें ये सिखाएंगे कि जैसे हमारे दादा दादी ने जो सिखाया वो गुण हम में आए हैं, वैसे ही हम जो सिखाएंगे वो बच्चों को जो। और आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट है, उन्हें हमसे ज्यादा नॉलेज रहता है कुछ चीजों के बारे में। तो ये पेड़ कितने जरूरी है, ये अगर बच्चों को आप सिखाना चाहते हैं तो पहले हमें ये करना होगा। जैसा कि अभी मैं मेरे घर में कोई प्लांट लगाना है तो मैं मेरी बच्ची को हर चीज लेकर साथ करती हूँ। तो आज ये मतलब समय आया है कि मेरे जो रिलेटिव्स है उनको कोई गिफ्ट देना है तो मेरी बच्ची कहती है मम्मी हम उन्हें प्लांट देंगे, क्योंकि ये सब जो प्रोग्राम है वो भी मेरे साथ देखती है, क्यों जरूरी है, क्या जरूरी है। ये अगर हम बच्चों को बताते तो वो हमसे ज्यादा जल्दी कैच करते हैं, उसका इम्पोर्टेंस ज्यादा समझते हैं। और साथ ही जब वो पेड़ खुद के हाथ से जब लगाते हैं, रोज उसे पानी डालना, ये सब करना, तो उन्हें एक चीज समझ में आती है कि कोई भी चीज बड़ी करने के लिए कितनी मेहनत लगती है। तो जब ये बच्चे देखते हैं कि अभी ये जंगल नष्ट कर रहे, तो बच्चों के हिसाब से वो लोग ये सोचते हैं कि ये जंगल में इतने बड़े बड़े पेड़ है, इतने साल लगे होंगे, तो अभी ये लोग क्यों काट रहे, उनको भी कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है। तो इस तरह से बच्चों में जो जागरूकता पैदा करनी है हमें, वो हम पहले खुद से स्टार्ट करना चाहिए। तो बच्चे हमें देखकर ही ज्यादा सीखेंगे और बचपन से करुणा ये जी करना यही सवाल जरूरी है आपसे सर। है। जी जी बोलिए बोलिए। जी जी बोलिए आप, रूपाली जी बोलिए आप। जी नहीं, बचपन से ही बच्चों को अगर हम ये संस्कार देते हैं तो वो हमारे जो है हमारे कदमों पे कदम देकर ही चलेंगे, हमारे जो संस्कार है वही बच्चों में आएंगे। जी करुणा जी, जो हमने नहीं सीख पाया कि हमें वो बच्चों में सिखाया नहीं जाना चाहिए। जैसे हम अपनी लाइफ में अंग्रेजी को बड़ा मिस करते हैं, उर्दू को बड़ा मिस करते हैं, फ्रेंच को बड़ा मिस करते हैं, जापानीज को बड़ा मिस करते हैं, क्योंकि हमने वो सीख नहीं पाई होती। लेकिन हमारी ये कोशिश बिल्कुल नहीं होती कि हम वो बच्चों को भी नहीं सीखने दें, या हम उन्हें सीखने के लिए जो है प्रयास नहीं करें, उन्हें सिखाने के लिए। तो जब इन सब चीजों के लिए जब हम प्रयास कर सकते हैं, हम कोई नौकरी नहीं कर पाते, तो क्या हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी यही नौकरी करे जो हम कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि वो हमसे भी आगे जाए। तो क्या जो चीज हम नहीं कर पा रहे हैं, जिस चीज के लिए हम नहीं जो चीज सीख पाए, उसके लिए हम हमेशा कभी नहीं हम चाहते हैं, तो क्या ये संभव नहीं कि लोग बच्चों में ये प्रेम पैदा करें, ये जागरूकता पैदा करें, और जो चीज हो सकती है? जी सर ये हाँ, मैं वही कह रही हूँ सर। हमारे घर मैं पर्यावरण से बहुत प्रेम रखती हूँ, तो मेरा बेटा इतना ज्यादा सेंसिटिव है कि वो एक पक्षी को अगर छोटा सा चोट भी आ जाए। भी हमारे पिछले बार एक गिलहरी को चोट आ गई थी, मेरे बेटे ने पूरा घर सिर पे उठा लिया। जब हम वो मेरे हस्बैंड उसको लेके गए गिलहरी को एडमिट करवाने, तब उसको चैन आया। तो अगर बच्चे देखते हैं अपने पेरेंट्स को करते हुए, तो बच्चों में अपने आप वो गुण आता है। हमारे बेटे के सामने कोई एक पत्ती भी नहीं तोड़ सकता है, पेड़ों की पत्ती भी नहीं तोड़ सकता। पेड़ तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि उसने बचपन से मम्मी को देखा है कि मम्मी कितना पर्यावरण के लिए काम करती है और कितनी मेहनत लगती है एक पेड़ को बड़ा करने में। तो ये तो बच्चे तो वही सीखते हैं सर जो पेरेंट्स करते हैं। तो अगर हम कहें कि हम नहीं करेंगे और बच्चों को कहेंगे कि प्लांट लगाओ प्लांट लगाओ, बच्चे कभी भी नहीं सीखेंगे सर। बच्चे वही सीखते हैं जो पेरेंट्स को देखते हैं वो, क्योंकि उन्हें नहीं, वो तो बाल मन होता है, उस पे तो आप जो छाप छोड़ेंगे वो वही करेंगे। तो हर व्यक्ति को अपने बच्चों की, क्योंकि आप देखिए सर ये कोरोना में पता चल गया है कि प्रकृति क्या चीज है, और अगर अब भी हम नहीं संभले तो प्रलय आना तो तय है। तो हर व्यक्ति को खुद भी लगाना चाहिए और अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए, और इसको ना एक संस्कार के तौर पे लेना चाहिए। जैसे आजकल है कि आप ये क्लास चले जाओ, वो क्लास चले जाओ, पता नहीं 50 प्रकार की क्लासेस ज्वाइन करवाते हैं, वैसे ही बच्चों को हर हफ्ते कम से कम 1 घंटे तक अपने घर में, या तो गमले हो जो फ्लैट में रहते हैं उसमें, तो ये बच्चों में ये आदत बचपन से ही डालनी चाहिए। तभी बच्चों में पर्यावरण प्रेम आएगा, और ये तभी आएगा जब पेरेंट्स भी खुद करेंगे साथ में। और इसको मैंने पहले भी कहा था जो कि है वो संस्कार से ही संभव है।
जो वो ये प्रकृति और प्रेम ये है। सर हाँ, और मैंने पहले भी कहा था सर कि इसको एक आस्था के तौर पे ही लेना पड़ेगा हर व्यक्ति को, तभी इस समस्या का समाधान है। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में तो धर्म के नाम पे कुछ भी हो सकता है, तो क्या पर्यावरण की रक्षा नहीं हो सकती? बिल्कुल होना चाहिए भाई। और ये जैसे अभी आनंद पटेल जी ने कहा है कि जनता को ये कोशिश करना चाहिए कि हर जनप्रतिनिधि के मैनिफेस्टो में यदि पर्यावरण पर नहीं है और वो 5 साल तक के अगर पर्यावरण का नहीं है और उसने 5 साल तक के नहीं करा, तो उसको वाकई में वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो अधिकारी है नहीं उस चीज का। तो ये एक आस्था और एक हमको जागरूक होना बहुत जरूरी है सर। जैसे आपने कहा था कि जो लोग पर्यावरण के लिए काम करते हैं, तो इवन कि मुझे तो मेरी पूरी फैमिली कहती थी जो लड़की तो पागल है एक नंबर की, और मेरा पूरा हर व्यक्ति कहता है मुझे कि मैं पागल हूँ। जब मतलब अभी मेरा कोरोना कहना के बाद सही था कि जो समाज की जो जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं वो है, जो चीज मैंने पढ़ी है। एक्चुअली क्या है कि डिबेट में खुल करके बोलना भी जरूरी हो जाता है कि आप क्या सोचते हैं, आपकी सोच को भी मालूम होना चाहिए कि यहाँ 4 लोग हैं, नहीं, 40,000 अगर देख रहे हैं उस चीज को, तो हमें मालूम होना चाहिए कि आप क्या सोचते हैं और आप क्या सोच पा सकते हैं, अगर आप कुछ अच्छा भी सोच सकते हैं। आनंद पटेल साहब, आपसे यही सवाल लूंगा कि क्या अभियान के साथ साथ में बच्चों में जागरूकता लाने के लिए हमें प्रयास नहीं करना चाहिए? बिल्कुल सर, जागरूकता लाने के लिए हमको हर स्तर पर प्रयास करना हम चाहिए जिस और तरीके से, मैं फिर आपसे वही चीज कहूंगा कि जिस तरीके से हम अपने जीवन में किसी चीज की कमी को देखते हैं कि ये हमने नहीं कर पाया और ये हम अब कर नहीं सकते हैं, जैसे हमें जीवन में सिखाया ही नहीं किसी ने, हमारे पिताजी ने नहीं हमें प्रकृति प्रेम करना सिखाया, तो अब हम बड़े हो गए हैं, हम कैसे प्रेम करें? हमें हालांकि उसके तरीके ढूंढने पड़ेंगे। जैसे बड़े होकर के अंग्रेजी सीखना उतना ही कठिन है, उसी तरीके से प्रकृति से प्रेम करना। तो अगर जो चीज हमें अभी इतनी कठिनाइयों से हम सीखते हैं, तो वो चीज अगर बच्चों को हम शुरुआत से डालते हैं तो जल्दी सीख जाते हैं। तो इसी आधार पर अगर बच्चों में शुरुआत से ही उसके बारे में बताया जाए, उनको चिपको आंदोलन पढ़ाया जाए, उनको अकबर जी पढ़ाए जाते हैं, तुलसीदास जी, सूरदास जी, उनके दोहे कहाँ काम आ रहे हैं? कौन सा दोहा पढ़ करके ऑक्सीजन आएगी? भाई हमें तो नहीं पता है। हालांकि किसी को ऐसा पता हो मूल मंत्र कि भाई कबीरदास जी का जीवन में, अरे 60 साल की उम्र के बाद में कबीरदास जी याद आते हैं, सूरदास जी याद आते हैं, क्या करेगा व्यक्ति? काम तो उस समय तो याद हम कर ही लेंगे। अभी उसको इतना पढ़ाया जाता है। हम बाहर की पढ़ाई देखें और यहाँ की स्टडी देखें तो दोनों में अंतर अब बहुत हो गया है। जो पहले गुरुकुल में पढ़ाया जाता था और आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ही बदहाल है, इसमें कोई शक नहीं। और इस प्रकार की अगर एजुकेशन रही तो भविष्य में हम लोग बिल्कुल जो है जिस तरीके से विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं तो और बढ़ते ही जाएंगे। आनंद पटेल साहब। ये आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि शिक्षा की जो भूमिका रहती है एक राष्ट्र निर्माण के लिए, तो वो बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, मैं कंज़र्वेशन एजुकेशन की बात करूँगा कि जो पर्यावरण शिक्षा है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन यदि जी, आप देखेंगे तो इस पर सरकार ने किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया है। इवन कि जी। जब मैं बीएससी में पढ़ता था तो हमारे लिए एक पर्यावरण शिक्षा सिर्फ़ एक औपचारिक पास होने के लिए एक विषय था। नहीं, लेकिन मैं साथ आप में दे और आपको मैं बता दूं ये चीज साथ में भी आपके ऐड कर दे रहा हूं जिससे आप जोड़ पाए और दर्शक इस चीज को भी समझ सकें। जो पहले अपने यहाँ के जो शिक्षा मंत्री थे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। तो उनको क्या ये जो पर्यावरण जो विषय है वो क्या पूरे देश में, भले ही उनकी भाषाएं अलग हों, चीजें अलग हों, लेकिन उनको पर्यावरण हिंदी की तरह या उनकी जो रीजनल लैंग्वेज थी उसकी की तरह क्या इसको अनिवार्य विषय नहीं कर देना चाहिए था? बिल्कुल, ये शिक्षा है एनवायरनमेंट एजुकेशन को, पर्यावरण शिक्षा को मैंडेटरी होना चाहिए करिकुलम में। सरकार को पूरे, चाहे अपनी लोकल भाषा हो या किसी भी तरह का जो भी लैंग्वेज है उस जगह का, हमारे साथ में तो उसको अभी शायद वो नहीं जुड़ पा रही हैं, रूपाली जी। रूपाली जी। जी। तो मैं बोलूँ सर? नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, मुझे लगता है कि ये अभी लाइव हम लोग चल रहे हैं इसके साथ, बोल भी नहीं, आप म्यूट करके आप उनको बोल सकते हैं कि अभी तुरंत जो है जुड़ जाए। मैं तब तक करुणा रघुवंशी जी से सवाल लेता हूँ। जी, करुणा जी, आपसे बस यही निवेदन है कि आप जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं उस तरीके से आप करती रहें, और देश के जो पर्यावरण मित्र हैं उनको आप क्या मैसेज देंगी कि जिनको आपकी तरीके से ही लोग समझते हैं कि नहीं ये तो टाइम पास है, ये तो बेकार के, इनको तो कोई काम नहीं है और ये ऐसे काम करते हैं कि हमें लगे रहना चाहिए, कोई काम बेकार नहीं होता है। हमें ये समझना चाहिए जीवन में जिस तरीके से ये जो बेकार काम है ये आज काम आ रहा है, वो समझते हैं हमने जो जीवन भर किया वो बेकार था और जो इसने किया ये बहुत बेहतर था। जो आज इसे हमें अगर समय रहते समझ लेते तो हमें जीवन को समझने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जंगल हैं तो ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन है तो जीवन। जी।
देखिए सर, मैं सारे पर्यावरण प्रेमी से एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि जब आधी दुनिया सोई रहती है तो भी सूरज उगता है। जी तो हमें तो अपने अच्छे काम करने ही हैं, और जो लोग पर्यावरण प्रेमियों को पागल कहते हैं तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तन देखी वैसी। तो जी जो खुद पागल है उन्हें लगता होगा पागल, लेकिन इससे हमें डरने की कोई जरूरत नहीं सर। और जितने भी पर्यावरण प्रेमी हैं, इन्हें तो बहुत तकलीफ आती है फील्ड में काम करते हैं तो, क्योंकि हम लोग को सीधे जाके भूमाफियाओं से टकराना पड़ता है। जी तो जो भी पर्यावरण प्रेमी काम करता है उसको तो मैं संदेश अपनी तरफ से देना चाहती हूँ कि आप जो पुण्य का काम कर रहे हैं वो आपके इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी काम आएंगे और 7 पीढ़ियों तक काम आएंगे। तो किसी की बातों पे इतना ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिन्हें कुछ काम नहीं होता है ना, वही दूसरों के बारे कामों में मेन-मेन निकालते हैं। और बस हमें अपने आप पे होना चाहिए कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आज के समय तो अब हर व्यक्ति समझ गया है कि पर्यावरण के लिए जो काम कर रहा है वो व्यक्ति सारे ही बहुत पुण्य का कार्य कर रहे हैं। और पहले तो ऐसा रहता था कि चलो हम पर्यावरण प्रेमियों का तो कोई माई-बाप होता नहीं है, आपको कोई पीट रहा है, मार रहा है, आपको कुछ भी कर रहा है, तो हमको अकेले ही भुगतना पड़ता था। लेकिन अब ईश्वर की कृपा से ऐसा हुआ है कि पूरे देश के बल्कि विदेश के भी पर्यावरण प्रेमी एक मंच पे आ गए हैं। तो यदि आप किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम सारे उनके पीछे खड़े हुए हैं, वो हमें सिर्फ एक आवाज़ देंगे, तो हमारा पूरा राष्ट्रीय संगठन उनके साथ खड़ा हो जाएगा। तो जो भी पर्यावरण प्रेमी है वो जहाँ है बल्कि बहुत अच्छे से काम करें। आपके काम को सलाम करने के लिए अब बहुत सारे लोग आगे आ गए हैं, बहुत बड़ा संगठन बन गया है। तो आपको किसी से कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं, ना ही किसी आलोचना से घबराने की आवश्यकता नहीं है। और आपके जो भी काम है उसे आप दुगनी ताकत से करिए, क्योंकि कोई भी काम की 3 वो प्रक्रिया होती है। पहले लोग आप पे हँसते हैं, फिर वो आपको वो आपकी बुराई करते हैं, फिर आपका विरोध करते हैं, फिर आपके पीछे चलते हैं। तो ये चारों प्रक्रिया से हर समाज सेवक को गुजरना पड़ता है, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, राजा राम मोहन राय हो, या कोई भी व्यक्ति हो। अब लेटेस्ट आप देख लीजिए अरविंद केजरीवाल जी को, उन्होंने भी कितने सहे। हर व्यक्ति का जो भी व्यक्ति करता है, तो इसमें किसी को डरने की तो अब आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अब पूरा राष्ट्रीय संगठन उनके साथ खड़ा है। और आलोचना से तो समाज सेवक को घबराना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो हमारा भोजन होता है। तो मैं सभी को पर्यावरण प्रेमी को कहूँ कि आप बिल्कुल दुगनी ताकत से काम करिए, क्योंकि आप काम नहीं कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं अपनी 7 पीढ़ियों के लिए। एजुकेशन शिक्षा के साथ साथ हमें हर चीज बहुत जरूरी है, हर चीज सिखाई जानी भी चाहिए, जिससे हमारे जो जीवन में जितनी भी चीजें हैं जो काम आती हैं वो हर चीज, क्योंकि एजुकेशन से ही एजुकेशन सिस्टम को ही लोग फॉलो करते हैं पूरे जीवन भर। और ये कहते हैं कि जो हमने पढ़ लिया होता, ऐसा कर लिया होता, या उसमें ये चीज पढ़ ली होती तो आज हमारे काम आती। तो पढ़ाई जीवन में बहुत जरूरी है, शिक्षा व्यवस्था में सुधार होने की भी बहुत जरूरत है, और हमें खुद में भी सुधरने की इसलिए जरूरत है कि हम अपने बच्चों में भी ये चीज सिखा पाए जो हमें नहीं सिखा पाए, जो हमारे पिताजी या उनके पिताजी उनको नहीं बता पाए, कि ये भी जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है जो वृक्षों को हमें लगाना चाहिए, जिससे हमें आगे आने वाले समय में, किसी को भी पिछले वर्ष अंदेशा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। अब सरकारों को जागरूक होना चाहिए बिल्कुल पूरी तरीके से, और जिस तरीके से मास्क बांटे जा रहे हैं, जिस तरीके से मदद की जा रही है, उसी के साथ साथ वृक्षारोपण भी बहुत जरूरी है और लोगों को शुरू कर देना चाहिए। आनंद पटेल साहब। बिल्कुल सही आपने बोला है सर, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हमने 1 डेढ़ साल में हमने सारी चीज़ें देखी हैं कि इस कोरोना काल की जो विपदा में कितनी सारी चीज़ें, मतलब ये जो विपदा है उसमें हमको कुछ जानने की चीज़ें भी काफ़ी मिली हैं। जैसे हमारा जी पर्यावरण पूरा शुद्ध हुआ है, हवा जी बहुत अच्छी हुई है, नदियाँ हमारी ऑटोमेटिक पूरी साफ़ हो गई हैं। तो यह जी थोड़ा-सा ऐसा संक्रमण काल है कि इसमें हमको सोचने की बहुत ज़रूरत है, और आगे की जी भविष्य की नीति को लेके हमें थोड़ा काम ज़रूर करना पड़ेगा इसके लिए। जी जी। आज के डिबेट में बस इतना ही, और हम फिर जुड़ेंगे कल इसी समय इसी वक्त और नए मेहमानों के साथ भी। तो इस पर पर्यावरण पर फिर चर्चा करेंगे। हर रोज पर्यावरण पर
हम चर्चा करेंगे जिससे कि लोग जागरूक हो सके, क्योंकि ये एक दिन का विषय नहीं है। हर रोज जब ये लोगों को बताया जाएगा कि पर्यावरण के प्रति आप जागरूक होइए, तभी लोग जो है जगेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत आप सभी का समय देने के लिए लाइव डिबेट में, और आप लोगों ने बेबाकी से अपनी बात रखी और आपने बताया। थैंक यू सर। आपके चैनल का भी धन्यवाद सर। ऐसे ही पर्यावरण के लिए जागरूक करिए और हमारे बक्सवा आंदोलन का सहयोग करिए, क्योंकि ये किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, मानवता के पक्ष में है। बिल्कुल। मैं लगातार शुरुआत से, शायद एटीवी न्यूज चैनल पहला चैनल है जिसने बात रखी है बक्सवा के जंगल की, और उसके साथ लगातार पर्यावरण के साथ भी हम जो है जुड़ गए हैं कि हम चाहते हैं कि ये जंगल ना कटे, और यही जंगल नहीं, कोई भी जंगल ना कटे, और अगर काटा भी जाए तो उसका कोई ना कोई दूसरा समाधान निकाला जाए। उसका दूसरा क्या तरीका है कि जो उससे होने वाली जो नुकसान की जो भरपाई है वो हो सके। हमारे मुख्यमंत्री महोदय बहुत संवेदनशील है, वो जरूर कुछ अच्छा ही करेंगे, ये उम्मीद है सर हमको। आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर से प्रार्थना करती हूँ शिवराज सिंह चौहान जी से कि वो बहुत संवेदनशील है, नर्मदा पुत्र है, वो रोज एक वृक्ष लगाते हैं, तो इन वृक्षों को ना काटे, ये हमारी जन भावना को ध्यान रखे। बिल्कुल, हमारे प्रधानमंत्री जी भी प्रकृति प्रेमी हैं और समय समय पर वो लगातार प्रकृति के बारे में बताते भी रहते हैं, तो ये हमें उम्मीद बिल्कुल करनी ही चाहिए, क्योंकि नाउम्मीद तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकारें आज नहीं तो कल बिल्कुल सोचेंगी भी इस विषय पर। और शायद हम इस समय बात कर रहे हो, क्या पता इसी विषय पर उनकी चर्चा भी चल रही हो, कहीं ना कहीं कैबिनेट में, या फिर कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा हो, प्रधानमंत्री जी इस विषय पर सोच रहे हो कि हमें क्या पर्यावरण के लिए करना चाहिए। तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हम जिस चीज पर एक साथ में, ऐसा नहीं है कि वो नहीं सोच रहे होंगे, वो भी ऐसा हो सकता है कि वो सोच रहे हैं, और उन्हें सोचना भी चाहिए। तो आज के डिबेट में बस इतना ही, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार, और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी चैनल, जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज। खबरों की दुनिया का नया बाजीगर, ईशा पंडित।